क्या इंग्लिश हिंदी दोनों कंफर्टेबल है? यस सर, हिंदी कंफर्टेबल, मिक्स लैंग्वेज कंफर्टेबल। ओके, सो बोथ द लैंग्वेज आर कंफर्टेबल। तो अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा और इसकी नींव रखना चाहूंगा कि सबसे पहले जब हम इंस्पेक्शन सर्च सीजर की बात करते हैं, हमारे को सबसे ज्यादा डर लगता है कि जब जीएसटी वाले आ जाते हैं, तो at that point of time comes when we have to be aware. The only aspect which is to be tackled today is awareness. Let me be very frank, inspection search seizure कोई difficult aspect नहीं है। जैसे ही मैं बात करता हूं अरेस्ट की, the typical thought process, हमें डर लगने लग जाता है कहीं हम तो अरेस्ट नहीं हो जाएंगे साथ में। सबसे बड़ा क्वेश्चन जब भी मैं इंस्पेक्शन सर्च सीजर पढ़ाने की या डिस्कशंस की बात करता हूं विद मेंबर्स, the only question that comes up in the mind since starting, क्या सीए की प्रेमाइस पे सर्च हो सकती है जीएसटी? सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस क्वेश्चन हमारे माइंड में घूमता रहता है पूरे थ्रू आउट द सेशन। दो ही क्वेश्चन घूमेंगे आपके माइंड में, क्या मेरे यहाँ पे सर्च तो नहीं हो जाएगी, सर्च हो गई तो क्या क्या ले जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आएगा, यार अरेस्ट मैं भी तो नहीं हो सकता साथ में। सो पर्टिकुलरली वी हैव टू टैकल एवरीथिंग, but let us be aware first, let us be having a knowledge, then we can tackle all the questions that comes up in mind. We have or 2 hours today for the discussion of the topic. I know 2 hours might feel less when we are concluding the session. We have to deal every questions also, FAQ also. But before actually I start this session, एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, नोटपैड और पेन लेके बैठेंगे जहां पर आपको लगेगा। I do have made a PPT, but I do not prefer referring the PPT to the session. I very rarely refer the PPT, and PPT I will provide to the branch. They will share with the members who have joined. And let us have a notepad pen first of all ready. Then we can note down the important aspects. And yes, for my session, indeed, I request the executives to allow the members to unmute anytime. Whenever they want to unmute, they can unmute so that whenever any query pops up in the mind of the member, they can as and then get it answered. Okay. Yes sir. So last में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी query pile up हो गई. Let us have a frank one-to-one discussion. मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को आज तक इंस्पेक्शन सर्च सीजर के नोटिस जीएसटी में आए या किसी की इंसेप्शन हुई इस चीज की? कोई मेरे को चैट बॉक्स में यस और नो बता सकता है? क्या हमारी इंस्पेक्शन किसी की सर्च सीजर लॉन्च हुआ है किसी भी क्लाइंट के ऊपर? यस और नो? या ये फर्स्ट टाइम हम सिर्फ अभी थ्योरेटिकली देख रहे हैं इसको? मैं आपको बता देता हूँ, दो ही फील्ड हैं जो जीएसटी में अपकमिंगली ज्वाइन होंगी अब। वन इज लिटिगेशनल प्रैक्टिस एंड द अनदर इज ये सर्च सीजर प्रैक्टिस। जब आप एक अच्छे कंसल्टेंट से जीएसटी की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी के इटसेल्फ बहुत सारे डोमेन्स ऑफ प्रैक्टिस है। मेंबर्स टेल मी कि जीएसटी इज हैविंग अ डिक्लाइनिंग स्कोप। I tell them, yes, GST is having a declining scope, but the old customary practice of GST is having a declining scope, but the other upcoming fields are having the upward slope of GST. Let us take an example, the litigation practice, the advisory practice, and this inspection search seizure practice. It is the upcoming field of GST. पुराना GST छोड़ के हमें नया GST adopt करना है, ठीक है? कमिंग टू माई अगेन बैक टू माई क्वेश्चन, इंस्पेक्शन सर्च सीजर के लिए जितना मैं चैट बॉक्स में पढ़ पा रहा था, बहुत लोगों ने मुझे बोला अभी तक नहीं शुरू हुआ, हो सकता है बाद में शुरू हो जाए। मेरे पास एक रिप्लाई आया है कमलेश जी का, उन्होंने बोला अभी तक तो नहीं आया इंस्पेक्शन सर्च सीजर, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। सो इट विल बी अ वंडरफुल डिस्कशन। सो आई नीड टू switch off the video if you can allow me, because I have to write it on the notepad only. तो वो क्या होगा कि नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है? Can I share my screen? Yes sir. चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही होगी सबको? Yes. So let us come to the basics of investigation, inspection, search and seizure.
When I talk about inspection, search and seizure, the biggest question that comes up and pops up in mind is what is the difference between inspection, search and seizure. मैं बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन से चला कि इन तीनों के बीच पहले तो डिफरेंस क्या होता है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर? टिपिकली मैं आज आपको एक एनॉमली भी बताऊंगा लॉ के अंदर. क्या कोई बता सकता है अनम्यूट करके? बिकॉज सिंस चैट बॉक्स इज नॉट विजिबल राइट नाउ, आप मुझे बताइए इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर का अनम्यूट करके आपको कोई डिफरेंस लगता है? You can just try so that we have an interactive discussion. Is there any difference? Sir, inspection on a lighter note होता है, मतलब initial stage अपन बोल सकते हैं. ठीक है. फिर search जो है वो थोड़ा details में होता है, और after search, seizure is after you get a proper evidence और proper आपके पास है कि भाई client ने evasion किया है, then only seizure का proceedings होता है. ठीक है. So ultimately what you want to say that inspection is the first stage. Yeah. Yes, sir. It is the second stage, and this is a result of the second stage. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So what I want to say that inspection GST में क्या होता है? It means only to come and inspect and to verify the particulars. When I say inspect, it is to verify the particulars. But when I say search, the intention is more critical as to tax evasion. मैं थोड़ा सा आपको एक बेस देना चाहूंगा पहले. कभी भी जीएसटी में इंस्पेक्शन होता है, जरूरी नहीं है कि पहले इंस्पेक्शन ही हो सकता है इंस्पेक्शन हो पहला या सीधा सर्च हो जाए. पॉसिबल है सर. दैट कैन बी द फर्स्ट स्टेप और द सेकेंड स्टेप. यस, इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली सीजर होते हैं. इसके अंदर सीजर्स करने पड़ते हैं, जब्त करना पड़ता है माल को. ठीक है, इसमें होता है. यहां पर सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट आता है. ये सब कर लेने के बाद भी मैं आपसे पूछता हूं, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर हो गया भाई साहब, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी? SCN, sir. SCN. यहां पर वो कहते हैं SCN आएगा. किस चीज का SCN आएगा सर? डिमांड का. Demand. सर यहाँ पर अल्टीमेटली लैंड अप करते हैं दोनों सेक्शन. कहां पर? सारे सेक्शंस लैंड अप करते हैं सेक्शन 73 और 74. These are the section of demand. When I want to say inspection, search, seizure, कुछ भी इनिशिएट हो जाए जीएसटी में, everything comes up and lands up in section 73, 74. That is the demand section. क्या कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है सर 73, 74? Since it is out of my topic, I cannot go deep in that topic, but I need to touch it. सर सेक्शन 73, 74 के बारे में कोई बता सकता है कि क्या होगा इसका? 73 sir, bona fide intention to evade tax, and 74 is mala fide intention to evade tax. ओके सर, और कुछ थोड़ा सा पेनल्टी के बारे में बात करें अगर Penalty sir, 10% in bona fide cases maximum after 30 days of SCN. और इसमें कितनी है? 10,000. और इसमें कितनी है सर? और इसमें सर 100% after SCN in slab ठीक है. 50, 25, 50 and 100. ठीक है. अगर हम बात करें तो इनमें एक स्लैब्स की बात की जाती है थोड़ी सी. मैं जो जिस चीज पे आ रहा हूँ वो बताना चाहूंगा. मेनली थोड़े बहुत स्लैब्स की बात की जाती है. मैं उस स्लैब्स में भी डीपली नहीं जाऊंगा कि अगर शो कॉज नोटिस से पहले हो जाए, ऑर्डर के बाद हो जाए, 30 दिन बाद हो जाए तो क्या होता है. Yes, the maximum penalty is 10% of the tax and 100% of the tax in this cases. That can be ranging from 0% here, but it is ranging from 15% to 100% here. Am I correct? ठीक है. तो आपकी यहाँ पर 15% से 100% के बीच रेंज करती है और वहां पे 0 to 10% के बीच रेंज करती है. ठीक है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है टाइम बारिंग का. मुझे बताइए सर 73, 74, दिस इज द मेन एस्पेक्ट व्हिच आई वांट टू टच बिकॉज ऑफ माय इंस्पेक्शन सर्च सीजर टॉपिक. मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि टाइम बारिंग क्या है सेक्शन 73, 74? 73 3 years, 74 5 years sir.
It is 3 years from which date? Annual Due return. date of annual return. क्या sir? Due date of annual return, sir. Relevant due date of annual Sir, return. it is due date of Annual return. annual return. Same is the case here also. It is due date of the annual return. Whenever we are talking about, let's say 2017-18, जब GST नया नया आया था, इसकी due date of annual return क्या थी? It was somewhere around 5th of February 2020. यहाँ से 3 साल कैलकुलेट किए जाएंगे, यहाँ से 5 साल कैलकुलेट किए जाएंगे for the completion of proceedings under 73 and 74. However, यहाँ पर एक technical point है. The technical point is that show cause notice have a time barring itself. Show cause notice की time barring itself है यहाँ पर क्या? 2 years 9 months. मतलब maximum 2 year 9 months तक आपका show cause notice आ सकता है. But for the period of section 74, this is 4 years, 4 years and 6 months. 6 months. क्या आप लोग इंपॉर्टेंट अगर कुछ लग रहा है तो उसको नोट करते जा रहे हैं? ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप नोट कर रहे हैं सर साथ साथ अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है. सो 2 years 9 months तक यहाँ की प्रोसीडिंग का नोटिस आ सकता है और 4 years 6 months तक यहाँ का नोटिस आ सकता है. कमिंग बैक टू माई टॉपिक, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, नोटिस आने के चांसेस सेक्शन 73 में ज्यादा होंगे या 74 में ज्यादा होंगे? 74. Section 74 would be much preferred. Sir, but can you tell me what are the instances where 73 and 74 notice can be actually issued? Can anyone tell me 73, 74 का notice actual में किस चीज में आता है? 5 चीजें सर. हाँ जी. Erroneous refund, ITC अच्छा. wrongly availed, ITC wrongly utilized, short Yeah. payment of tax and not payment of tax. ठीक है. So ultimately, the case to issue 73 or 74 is 5 instances. अगर मैं चाहे इंस्पेक्शन कर लूं, सर्च कर लूं, सीजर कर लूं, there has to be 5 instances to land up in 73, 74 to issue a demand. Otherwise, your inspection, search, seizure is useless. Can I say that? Yes. There can be only 5 instances. जो कि अभी सर ने rightly mention किया. The first is tax not paid, tax short paid, erroneous refund, ITC wrongly availed, ITC wrongly utilized. Can anyone again help me in identifying the difference between availed and utilized? What is the difference between availed and utilized? ITC availed यानी सर क्रेडिट लेजर में आ जाना. अच्छा. यूटिलाइज्ड यानी उसमें से हम यूटिलाइज करते हैं वो सर. सर आवाज आ रही है ना? हाँ सर आ रही है. ठीक है. सो अवेल्ड, हाँ, अवेल्ड और यूटिलाइज में डिफरेंस क्या बोल रहे थे सर? फिर से बताइए. अवेल्ड यानी सर क्रेडिट लेजर में आईटीसी आना, क्लेम करने के बाद क्रेडिट लेजर में आईटीसी आ जाना. ठीक है. यूटिलाइज में? यूटिलाइज में फॉर टैक्स पेमेंट वी हैव यूटिलाइज्ड द आईटीसी. सर मुझे बताइए, आईटीसी अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज में क्या रॉन्गली यूटिलाइज हो सकता है जिसकी डिमांड निकल आएगी? आपके यहाँ कोई इंस्पेक्शन के लिए आए, सर आप बात समझिए, इंस्पेक्शन के लिए जब आएंगे मैं आपको अभी बताऊंगा, इंस्पेक्शन के अंदर देयर इज वन क्लॉज ऑफ आईटीसी एक्सेस क्लेम्ड. सो व्हाट आई वांट टू से, यूटिलाइज का क्या मतलब होता है? सर यूटिलाइज गलत कैसे हो सकता है? रॉन्ग हेड सर. क्रेडिट ले लिया सर. क्या सर? ब्लॉक क्रेडिट रॉन्ग ले हेड लिया. में, रॉन्ग हेड में रॉन्ग हेड सर. यूटिलाइज्ड रॉन्ग हेड. जीएसटीएस. सर यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया जाता है हमें लॉ के अंदर क्रेडिट को यूज करने का. आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी से सेट ऑफ करना है, फिर सी या एस से इक्वल करना है.
This is about wrong utilization. But when I talk about wrong availment, yes, आपने बिल्कुल सही बोला, अगर ब्लॉक्ड क्रेडिट ले लिया गया, ठीक है, या एक्सेस क्रेडिट ले लिया गया, so this is about wrong availment. So whenever I am talking about inspection, search, seizure, any topic which ultimately results to 73 and 74, the likely chances of inspection, search, seizure notice is of 74. आपके 74 में नोटिस आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होंगे, and the 74 notice can come up to 4 years 6 months from the due date of your annual return. इसके बाद अगर शो कॉज नोटिस आता है तो वो टाइम बारिंग हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रोसीडिंग नहीं चल पाएंगी। अगेन सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट करने का समय मैक्सिमम 5 इयर्स रखा गया है, तो 5 साल अगर निकल गए उसके बाद, क्यों, क्योंकि जब भी मैं इंस्पेक्शन सर्च सीजर पढ़ता हूँ उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब तक इंस्पेक्शन हो सकती है, कब तक सर्च एंड सीजर हो सकता है, कब तक कोई भी मेरे पे प्रोसीडिंग चल सकती है। तो अल्टीमेटली माय थॉट प्रोसेस सेज every of the proceeding has a time barring of 5 years. Why? Because any of the proceeding of inspection, search and seizure leads to section 73 or 74, most likely 74, which has a time barring of 5 years. Am I clear, sir? yahan tak yes or no? ठीक है, चलिए सर, यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। अब मैं इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के बारे में लिखना शुरू करूंगा। Important. Is there any doubt up to now? No, sir. No, sir. ठीक है, चलिए सर, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर की जब हम बात करते हैं, so we have to understand from where are the provisions getting in picture. Sir, when I talk about inspection, search, seizure, we have to understand sections. एक बार आप लीगल बैकिंग लिख लीजिए, सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 72 तक। रूल्स कहां से पढ़ने होते हैं सर? 139 138 से स्टार्ट हो जाते हैं सर ये, ठीक है, टू 141. These are the legal sources of understanding inspection, search and seizure. When I talk about section 67, in section 67 we have inspection, search, seizure, theoretical aspects. In section 68, what do we have? Sir, it have goods जो रास्ते में पकड़े जाते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट की इंस्पेक्शन के बारे में बात की गई है यहाँ पर। When I talk about section 69, यहाँ बात की गई है आपके अरेस्ट प्रोविजंस। When I talk about section 70, this is very critical, it talks about समन, कि समन कौन इशू कर सकता है और क्या कर सकते हैं समन्स के अंदर। Section 71 talks about access to business premises. Access to business premises. Section 72 talks about officers to assist your like, यहां पर बात की गई है पुलिस कौन कौन असिस्ट करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, दैट इज मेंशन्ड अंडर द सेक्शंस। यहां पर आपसे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, नोट कर लेंगे प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आई गो इनटू द प्रोसीजर्स। सर यहाँ पर हमारे फॉर्म होते हैं, कुछ फॉर्म्स नोट कर लेंगे। देयर आर फॉर्म INS 01, 02, 03, 04 and 05. INS 01, 02, 03, 04 and 05. The rules correspondingly are Rule 139 Sub Rule 1, 139 Sub Rule 2, 139 Sub Rule 4, 140 and 141. यहां पर बात की जाती है INS 01 में, INS 01 में बात की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होगा मेरे लिए, क्यों? क्योंकि इसमें बात की जाएगी ऑथराइजेशन ऑफ इंस्पेक्शन और सर्च। इस फॉर्म के थ्रू ऑथराइजेशन दी जाती है
जॉइंट कमिश्नर को फॉर इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। नेक्स्ट यहां पर आता है, इस INS 02 के अंदर आता है ऑर्डर ऑफ सीजर। INS 3 के अंदर आता है मेरा ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन। सर ऑर्डर ऑफ सीजर और प्रोहिबिशन में क्या फर्क होता है, मैं 2 मिनट बता दूं। सीजर का मतलब होता है जब्त कर लेना और प्रोहिबिशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट कर देना। When I talk about seizure, there is practically possible to seize certain goods, certain books, certain documents, but there may not be possible to seize the almirah which is fixed in the wall. तो वहां पर उसकी हम प्रोहिबिशन करते हैं। कहीं कहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता तो वहां ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन होता है कि आप इसको बेच नहीं सकते, हिला नहीं सकते, ये ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन होता है। कमिंग टू INS 04, ये होता है बॉन्ड या सिक्योरिटी फॉर द रिलीज ऑफ गुड्स। जो आपके गुड्स पकड़ लिए गए हैं उनको रिलीज करने की बात की जाती है यहाँ पे। और 141 जो कि INS 05 की बात करता है, ये कहता है ऑर्डर ऑफ दिस रिलीज, ऑर्डर ऑफ दिस रिलीज ऑफ गुड्स। तो प्रैक्टिकली अभी तक हमने क्या देखा, देयर आर मेजरली 1 2 3 4 5 6 सेक्शन एंड 5 फॉर्म्स, यानी कि 6 सेक्शंस हैं और 5 फॉर्म्स हैं मेजरली जो आपकी इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर की बात करते हैं। सर अभी तक आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा? नो सर। No, sir. सर सर ऐसा तो नहीं कि आपको स्कूल की तरह हो गया कि सर नोटिंग चल रही है प्रॉपर? बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए, तो अब हम आते हैं सर इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स पे। पर ऐसा मत सोचना कि मैं PPT बना के नहीं आया हूँ, मैं PPT भी दिखा देता हूँ, PPT बनी हुई है ये रही। तो सर वी डोंट हैव एनी डाउट सर, चलेगा। हाँ नहीं सर, इसमें 122 स्लाइड्स हैं, तो ये सारी इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के ऊपर हैं, ऐसा नहीं है। तो ये भी मैं आपको दे दूंगा, दैट विल हेल्प यू। इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं जो मैं केस लॉ रेफर करने के लिए अभी स्लाइड्स चलाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको टेक्निकली साउंड कर दूं एक बार, आपके मन में सवाल आएंगे उसके बाद। सर इंस्पेक्शन, यहाँ पर नोट करेंगे सर, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नोट करेंगे हम। सर पहली बात हमारे लिए अंडर सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 बात की जाती है इंस्पेक्शन की। सर इंस्पेक्शन कौन कर सकता है और किस चीज के कारण कर सकता है, उसके कारण लिखेंगे सर यहाँ पर। सबसे पहले इट शुड बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ JC, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ JC। जॉइंट कमिश्नर से नीचे का बंदा इंस्पेक्शन नहीं कर सकता ऑथराइज, प्लस ही शुड हैव रीजंस टू बिलीव, उसके पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए। यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं, रीजन टू बिलीव होने चाहिए, रीजन टू सस्पेक्ट नहीं चलेगा सर, इसको काटने में मजा आएगा सर आपको। रीजन टू सस्पेक्ट नहीं हो सकता, इट हैज टू बी रीजन टू बिलीव, नॉट रीजन टू सस्पेक्ट। नेक्स्ट, इट हैज टू बी ऑथराइज्ड इन राइटिंग। ये किस में की जाएगी? मैंने अभी एक फॉर्म लिखवाया था सर ऊपर, INS 1, बिल्कुल परफेक्टली सर। INS 01 के अंदर ये आपको ऑथराइज की जाएगी कि आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये 3 एलिमेंट्स होना कंपलसरी था। जैसे ये 3 एलिमेंट्स कंपलसरी हो गए सेटिस्फाई, अभी आपके मन में आ रहा होगा रीजन टू बिलीव क्या उसको बताना होगा या नहीं बताना होगा, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा लाइन बाय लाइन अभी। पर पहले एक बार अपने आप को टेक्निकली साउंड करिए। ये इंस्पेक्शन कहाँ हो सकती है? फॉर अ टैक्सेबल पर्सन, यानी कि जिसके, मैं आज आपसे छोटी सी सवाल पूछता हूँ सर, GST में कहीं कहीं हम देखते हैं लिखा होता है सर टैक्सेबल पर्सन, कहीं कहीं लिखा होता है रजिस्टर्ड पर्सन, कहीं कहीं लिखा होता है एनी पर्सन। व्हाट इज द डिफरेंस सर? आई हैव सीन मेनी टाइम्स कहीं कहीं लिखा होता है टैक्सेबल पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन यानी सर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल पर्सन यानी जो रजिस्टर्ड है और जो लायबल टू रजिस्टर्ड हो, और एनी अदर पर्सन जो रजिस्टर्ड और टैक्सेबल पर्सन के अलावा हो। अच्छा सर, कभी भी ध्यान से देखना, GST लॉ बड़ा अच्छे से बनाया गया है सोच समझ के, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, लेकिन आप ध्यान से समझना
सर जहां पर भी कभी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की जाएगी ना सर, दे टॉक अबाउट रजिस्टर्ड पर्सन। एग्जैक्टली। वो कहते हैं यार अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखी ना तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी लाइबिलिटी की बात आती है आउटपुट टैक्स की, दे टॉक अबाउट टैक्सेबल पर्सन। और जहां जहां पेनल्टीज की बात आती है सर, एनी पर्सन, दे कीप एनी अदर पर्सन ऑल्सो। सो रजिस्टर्ड पर्सन वो होता है जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है, टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो लाइबल टू रजिस्टर्ड भी होता हो, ठीक है। और एनी अदर में तो सर सारे ही कवर्ड हो जाते हैं। इज इट ओके सर, ये नोट कर लिया होगा आपने। यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। आपको मैंने बोला टैक्सेबल पर्सन के यहाँ पर सर, टैक्सेबल मतलब जो रजिस्टर्ड है या लायबल टू रजिस्टर्ड है, इट कवर बोथ। जो रजिस्टर्ड हो या लायबल टू रजिस्टर्ड हो। एम आई क्लियर सर? रजिस्टर्ड भी हो सकता है और लायबल टू रजिस्टर्ड भी हो सकता है। एनी पर्सन, a taxable person who has suppressed any transaction। नोट करेंगे सर, suppressed any transaction, जिसने कोई ट्रांजैक्शन सप्रेस की हो। इन रिलेशन टू व्हाट सर? जैसे 5 सर्कमस्टेंसेस आपको 74 के याद हैं, इंस्पेक्शन के भी याद करने पड़ेंगे। suppressed any transaction in relation to what sir? Goods or service, goods or service। next excess ITC availment or information of any stock in hand। सर यहां पर मैंने आपसे बोला गुड्स और सर्विस, क्लेम्ड एक्सेस ITC और एनी स्टॉक ऑफ गुड्स इन हैंड, कि अगर कोई भी आपने ट्रांजैक्शन सप्रेस करने की कोशिश की तो आपके ऊपर इंस्पेक्शन लॉन्च की जा सकती है, बट देयर शुड बी प्रॉपर रीजन टू बिलीव, ठीक है। यहां पर मैंने एक चीज और लिखी है सर, एक चीज और लिखी है, उसको नोट कर लेंगे। इन तीनों कंडीशंस के लिए कहीं पर भी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ इवेड द टैक्स, ये नहीं लिखा हुआ है सर, इट इज नॉट रिटन। इसीलिए एक और कंडीशन ऐड करी गई, और he has indulged in contravention of any provision resulting in evasion of tax। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ सर? अगर कॉन्ट्रावेंशन है तो दे हैव टू चेक इवेजन ऑफ टैक्स, बट अगर कोई सप्रेशन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन है तो यहां पर चाहे टैक्स इवेड हुआ हो या ना हुआ हो, दे कैन डू द इंस्पेक्शन, दे कैन डू द इंस्पेक्शन। इट इज क्लियरली मेंशन्ड, नोट कर लेंगे सर, इट इज क्लियरली मेंशन्ड, इट इज रीजन टू बिलीव नॉट रीजन टू सस्पेक्ट, reason to believe not reason to suspect। this has been upheld in many case laws। मैं अभी सारे केस लॉ भी डिस्कस करूंगा आपके साथ धीरे धीरे, आप पहले ये नोट करते रहें। that it has reason to believe that any of the below thing has happened, तो वो आपकी इंस्पेक्शन लॉन्च कर सकते हैं। यहां पर बात की एनी टैक्सेबल पर्सन की, सर एनी टैक्सेबल पर्सन की, हो सकता है ये एनी पर्सन भी लिखा है सर लॉ के अंदर, एनी पर्सन भी लिखा है सर, ये चाहे तो किसी और पर्सन के यहाँ भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कौन सर? वो हो सकता है या तो आपका ट्रांसपोर्टर जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बिजनेस करता हो, और वेयरहाउस, और एनी अदर प्लेस। सर ये खतरनाक वर्ड है, एनी अदर प्लेस, और एनी अदर प्लेस। जब हम सीए की बात करते हैं
ध्यान से सुनेंगे, एनी अदर प्लेस। बट क्या किया होना चाहिए उसने सर? कीपिंग द गुड्स विच हैव एस्केप्ड द टैक्स, जिसने टैक्स इवेजन हुई है वो वाले गुड्स उसके पास पड़े होने चाहिए, और he has kept his accounts, has kept his accounts or goods likely to cause evasion of tax। सर कहाँ इंस्पेक्शन हो पा रही है? सर कहाँ इंस्पेक्शन हो पाएगी? इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस he can inspect any place of business, any place of business of that taxable person और इन लोगों का। सर आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस, जब हम जीएसटी एक्ट की बात करते हैं तो प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है? कोई बता सकता है सर व्हाट इज प्लेस ऑफ बिजनेस? प्लेस ऑफ बिजनेस क्या डिफाइंड है जीएसटी में? सर प्लेस ऑफ बिजनेस को बता सकता है क्या? So can anyone guide me प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में? चलिए मैं आपको एक्ट में दिखाता हूँ सर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है। सर ये देखिए, ये सेक्शन 2 है आपके सामने, तो बात करता है डेफिनेशंस में। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है जल्दी से बताएंगे सर? प्लेस ऑफ बिजनेस इज अ प्लेस वेयर इवन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट, जहां आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी रखी जाएंगी वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। ये देखिए सर डेफिनेशन, द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स a place from where the business is ordinarily carried, includes a warehouse, godown, or any place where the taxable person stores his goods and receives their both. It is a place where the taxable person maintains his books of accounts, and the place where the taxable person is even engaged through an agent. This is place of business. मेरे लिए सबसे टिपिकल क्या हुआ सर यहाँ पर? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो बात कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां रखी जाएंगे। सर मेनी अ टाइम्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एट द प्लेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ प्रोफेशनल प्लेस। वहां पर आपके फिर ये प्लेस ऑफ बिजनेस मान के इंस्पेक्शन की जा सकती है। इज इट क्लियर सर यहाँ तक? यस इज इट क्लियर? यस सर। चलिए बात करते हैं सर सर्च कब हो सकती है। ये तो बात हुई इंस्पेक्शन कब हो सकती है। सर सर्च कब हो सकती है इसके बारे में लिखेंगे। सर सर्च हो सकती है सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 में इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन परसुएंट टू इंस्पेक्शन और अदरवाइज, यानी कि जरूरी नहीं है कि पहला इंस्पेक्शन होना जरूरी है, इंस्पेक्शन हो ना हो सर्च कैन बी कंडक्टेड डायरेक्टली ऑल्सो। यहाँ पर एलिमेंट्स क्या हैं लिखेंगे सर? इट हैज टू बी नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसी जेसी, यहाँ पर भी नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी की बात की गई है। जेसी से बिलो कोई ऑथराइज नहीं कर सकता। यहाँ पर क्या लिखा है? रीजंस टू बिलीव, यहाँ पर भी रीजन टू सस्पेक्ट नहीं है, रीजन टू बिलीव है, और यहाँ पर भी वो ऑथराइज करेगा इन राइटिंग, सेम चीज है लेकिन यहाँ पर विजन अलग है। ये भी INS 01 में होती है। यहाँ पर रीजन टू बिलीव किस चीज का होना चाहिए सर? प्लीज नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इट हैज टू बी एनी गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन
सर जहां पर गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन वहां पर सर्च की जा सकती हैं, और एनी डॉक्यूमेंट, बुक्स और थिंग्स shall be useful and are, ये इंपॉर्टेंट चीज है, secreted, छुपा रखी हैं, in any place, are secreted in any place। सर यहां पर क्या सबसे बढ़िया और इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी है, इन दोनों सर्कमस्टेंसेस में आपका सर्च सीजर चालू किया जा सकता है, सर्च एंड सीजर चालू किया जा सकता है। My practical question to all of the members now, मैंने कहा गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो तो सर्च की जा सकती है। कैन आई आस्क यू सर, गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन का क्या मतलब है? कैन एनीवन गाइड मी सर? क्या कोई बता सकता है? आपको क्या लगता है गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन का क्या मतलब होगा? ध्यान से देखेंगे सर। कोई कोई हेल्प करना चाहेगा सर? ट्राई करना चाहेगा? नोट कर लेंगे सर, नोट करेंगे सेक्शन 130 को। देखिए गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन कहीं डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप और मैं सोच रहे हैं क्या होगा। यहां पर सुनिए सेक्शन 130 को। सेक्शन 130 it talks about confiscation of goods or conveyances and levy of penalty। goods liable for confiscation क्या होंगे? notwithstanding anything contained in this act। if any person लिखा है यहाँ पर, taxable person नहीं लिखा, इसीलिए मैंने वहां पर भी taxable person नहीं लिखा। goods liable for confiscation में लिखा क्या है? supplies, ध्यान से सुनिए, supplies or receives any goods in contravention in any provision of this act and with an intention to evade the payment of tax। एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे सर। यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? क्या कोई बता सकता है कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सर आपने विदाउट टैक्स इनवॉइस आपने गुड्स सप्लाई कर दिए, दिस इज विद एन इंटेंशन टू इवेड द टैक्स एंड द लॉ हैज नॉट बीन कंप्लाइड, यानी कि गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। ठीक है, नेक्स्ट, does not account for any goods on which he is liable to pay the tax under this act। यानी कि आपने कोई सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करी तो भी आपका कॉन्फिस्केशन हो सकता है उस गुड्स का। supplies any goods liable to tax without having applied for registration, यानी कि आपने इंटरस्टेट गुड्स बेच दिए और आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन ₹1 से कंपलसरी है। 1 रुपए में भी अगर आपने एक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया, योर रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, बट आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए बिना आपने कहा नहीं मुझे लगा 40 लाख का या 20 लाख का थ्रेशोल्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा उन्होंने? सर कॉन्ट्रवीन्स एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मेड विद एन इंटेंट टू इवेड द पेमेंट ऑफ टैक्स। सर अब देखो यहाँ पर गुड्स की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर बात क्या कर रहा हूं मैं? कोई भी कॉन्ट्रवीन कर दिया आपने प्रोविजन, लेट से आपने आरसीएम की लायबिलिटी जमा करनी थी, वो नहीं करी। नेक्स्ट क्या लिखा है? ये कन्वेंस के लिए लिखा है, इसको पढ़ना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ऑल सच गुड्स शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन। ये पहली बार शब्द मैच हो जाता है मेरा किस सेक्शन से? सेक्शन 67 सबसेक्शन 2, जो कि सर्च की बात करता है।
सेक्शन 67(2) कहता है कि if any goods are liable for confiscation and the officer not below the rank of JC has a reason to believe that these are liable for confiscation, I can go for the search. I can go for the search. Is it clear, sir? Yes. यहां पर ध्यान से सुनेंगे, शब्द लिखा है liable for confiscation. मैंने ये नहीं बोला एक्चुअल कॉन्फिस्केशन होनी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है लोग इसको ऐसे रीड करें कि इसका मतलब ये है कि मेरी सर्च तब तक नहीं हो सकती जब तक गुड्स कॉन्फिस्केट होने के स्टेज पे ना पहुंच जाए। ऐसा नहीं है सर, दे आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन का प्रोसीजर तो नीचे लेट डाउन है पूरा कि कॉन्फिस्केशन होगी कैसे। मैं कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास करने की बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल कॉन्फिस्केशन होने की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। नाउ लेट मी आस्क यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन? कॉन्फिस्केशन का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइए सर, कॉन्फिस्केशन का क्या मतलब होता है? क्योंकि many a times we come and hear words आपके सर कॉन्फिस्केशन में गुड्स अंडर कंट्रोल आ जाते हैं डिपार्टमेंट के, वो सीजर में भी आते हैं, लेकिन सीजर एंड डिटेंशन बोथ। सीजर में ओनरशिप गुड्स की उसके पास ही रहती है, एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स। इन कॉन्फिस्केशन अपना ओनरशिप भी लॉस हो जाता है। ठीक है, और कोई सर नोट कर लेंगे सर आज एक डिफरेंस। सर सीजर के अंदर और कॉन्फिस्केशन में लिख रहा हूं सर पहले। सर सीजर के अंदर इट अप्लाइज टू एनी, मैं जीएसटी एक्ट के पर्टेनिंग बात कर रहा हूं सर, नॉट इन रिलेशन टू एनी अदर एक्ट। ठीक है, लिखेंगे सर, ये किसी गुड्स पे भी हो सकती है, बुक्स पे भी हो सकती है, और डॉक्यूमेंट्स पे भी हो सकती है। ठीक है, और इवन थिंग्स पे भी हो सकती है। कॉन्फिस्केशन लेकिन खाली गुड्स की हो सकती है। फर्स्ट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर सीजर के अंदर ध्यान से सुनिए, एक्चुअल भी होता है, इवन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। मतलब हो सकता है मैं असली में उठा के लेके जाऊं फिजिकली, और ना भी लेके जाऊं तब भी उस पे सील कर दूं तो वो सीज हो जाती है। ठीक है, बट कॉन्फिस्केशन में एक्चुअल कस्टडी जाती ही जाती है, एक्चुअल कस्टडी जाती ही जाती है। ठीक है, यहां पर आपका क्या लिखा है? टाइटल। टाइटल क्या होता है? यहां पर आपका टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, ओनरशिप एक्चुअल ओनर की रहती है, लेकिन यहां पर आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। सीजर आपका मैक्सिमम अगर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स तक रखा जा सकता है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स जब तक चल रही हैं आपके तब तक इसको रखा जाता है, लेकिन कॉन्फिस्केशन में आपका फाइनल डिस्पोजल तक उनके पास ही रहता है, जब तक वो गुड्स ही ना बेच दें। ठीक है, अब आता हूं डिटेंशन के ऊपर। बीच में एक शब्द और लिखा, डिटेंशन। डिटेंशन क्या होता है सर? व्हाट इज डिटेंशन देन? एक्चुअली गुड्स को कैरी ओवर नहीं करते सर, लेकिन राइट टू डिनाई, टू सेल और ट्रांसफर। सर डिटेंशन एक्चुअली मींस पकड़ना। ठीक है, होल्ड कर देना, इसको रोक लेना। ठीक है, इसको डिटेन कर लेना जिसको हम बोलते हैं। इस केस में आपकी अगेन डिटेंशन इज मेजरली ऑफ अबाउट गुड्स। इसमें डिटेंशन में भी आपकी एक्चुअल कस्टडी चली जाती है। ठीक है, यहां पर सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई होती, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, और यहां पर आपका डिटेंशन टिल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट होने तक रहता है। सो व्हाट आई कैन से, कॉन्फिस्केशन इज अ वन स्टेज बिफोर इज हैपनिंग इज डिटेंशन। इज इट क्लियर सर?
सो अभी मैंने आपके साथ देखा गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन में, यानी कि गुड्स जिनकी ओनरशिप ट्रांसफर और एक्चुअल कस्टडी ट्रांसफर होने की सिचुएशन हो, उसके लिए आपका सर्च एंड सीजर किया जा सकता है। इज इट क्लियर सर? चलिए, यहां पर अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है सर, क्रिटिकली नोट कर लेंगे यहां पर। सर ये ना कुछ ऑब्जर्वेशंस है मेरी, जो इंस्पेक्शन सर्च और सीजर के सेक्शंस को पढ़ के वहां पे एनॉमलीज और डिफरेंसेस निकल के आते हैं, थॉट ऑफ ओपिनियन निकल के आता है। सबसे पहली चीज सर सेक्शन 67 सब सेक्शन 3 क्लियरली कहता है कि आपकी जो भी चीज क्या सीज कर ली गई हो, आपकी जो भी चीज सीज कर ली गई हो, या आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या कोई चीज जो पर्सन ने प्रोड्यूस की हो, यहां पे इसको आपको रिटर्न करना होगा 30 days ऑफ इशू ऑफ नोटिस। नोटिस आने के 30 days तक आप इसको रख सकते हो, उसके बाद आपको इसको वापस करना होगा। अगर आपको इसको वापस नहीं करना, लेट से अगर इनको लगता है कि हमें ये वापस नहीं करना, तो सेक्शन 67 सब सेक्शन 11 क्लियरली कहता है यहां पर आपको रीजन रिकॉर्डिंग इन राइटिंग देना होगा और सीज करने होंगे अकाउंट्स रजिस्टर विद अ ग्रांट ऑफ रिसिप्ट टिल एज लॉन्ग एज नेसेसरी। सो बोथ द सेक्शंस हैव टू बी रेड टुगेदर। ठीक है, यहां पर वो रख सकते हैं, नहीं तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर वापस करना होगा। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स, नॉट गुड्स। सर यहां मैंने गुड्स नहीं लिखा, गुड्स के केस में अभी मैं बात करूंगा सर। गुड्स के केस में क्या होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड्स, मैं किताबों की बात कर रहा हूँ, किताबों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इन किताबों की, जो आपकी सीजर हुआ है किताबों का, उन किताबों को जो पकड़ के ले गए हैं वो, उसकी आप फोटोकॉपी या एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो अनटिल एंड अनलेस उनको लगे कि ये जियोपर्टाइज करेगा आपकी प्रोसीडिंग्स को। वो फोटोकॉपी एंड एक्सट्रैक्ट्स आपको अलाउ करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। दिस हैज बीन क्लियरली स्टेटेड इन सेक्शन 67 सबसेक्शन 5. When I come to section 67 subsection 4, it says he can break any door, almirah, electronic device, and any seal and access जहां पर डिनाई की जाएगी उसकी एक्सेस के लिए। मैं अब आपसे छोटी सी एक चीज पूछना चाहता हूं सर, दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अब तक शायद आपके माइंड में आया या नहीं आया, मैं पूछना चाहता हूं। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स। सर आपके हिसाब से थिंग्स में क्या कवर्ड हो सकता है? मैं क्या क्या ले जा सकता हूं एज एन ऑफिसर? थिंग्स में क्या क्या कवर हो सकता होगा सर? व्हाट डू यू थिंक थिंग्स में कवर होगा सर, बताइए सर। थिंग्स में क्या क्या कवर हो सकता है? मनी, देखिए मैंने बोला आपसे बुक्स होती हैं किताबें, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं फिर, और थिंग्स क्या होती हैं? कोई सेफ हो। ठीक है, मनीष जी कह रहे हैं कोई सेफ हो। लोग पेन ड्राइव लिख रहे हैं, ओके। मनी सर, कंप्यूटर्स लिख रहे हैं। मैं जो मेन चीज पे आया, जो कि अमित जी ने बोल दिया, मनी। कैन आई सीज कैश फाउंड इन सर्च? यस। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट कैश। क्या कैश थिंग्स हैं? माय क्वेश्चन इज, क्या मॉनेटरी कैश, जो हार्ड कैश, वहां सीज कर सकते हैं? मुझे यस नो चैट बॉक्स में तो लिख के बताइए सर। क्या पार्टिसिपेंट्स सो तो नहीं रहे हैं? जैसे ही मैंने कैश बोला, इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करी सर। क्यों? क्योंकि अब लोग लिखेंगे सर क्या हम सो तो नहीं रहे, कैश आ गए और वो पकड़ के ले जाएंगे क्या?
देखिए डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। विकास जी मना कर रहे हैं, चांदनी जी यस कह रही हैं, अभिषेक जी यस कह रहे हैं, कमलेश जी यस कह रहे हैं, अमित जी यस कह रहे हैं। सो क्या थिंग्स में कैश कवर्ड है? यस, दे कैन सीज द कैश, दे कैन सीज द कैश। मैं इसका केस लॉ भी दूंगा आपको। हाउएवर एक चीज और नोट करनी है आपको, दे हैव टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑल्सो। मैं ना आपको अभी एक सीआरपीसी का प्रोविजन दे रहा हूं। सीआरपीसी का प्रोविजन है सेक्शन 100। सर सेक्शन 100 वहां पे क्लियरली बोलता है कि आपको सर्च के केस में क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। सर्च के केस में आपको क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। इट क्लियरली टॉक्स अबाउट कि आपको क्या क्या करना होता है सर्च के केस में। ये यहां पर लिखा हुआ है। वेदर इज इट एन इनकम टैक्स सर्च और अ जीएसटी सर्च, you have to go by this section because it have proper procedures in this section. It clearly states कि 2 विटनेस होने चाहिए। मैं अभी ये सारी चीज भी डिस्कस करूंगा, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट। अगर आपको बता दें कि अगर ये अपना विटनेस लेकर आते हैं तो भी आपकी सर्च इनवैलिड मानी जा सकती है। दूसरी चीज यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, आपका एक इन्वेंट्री तैयार की जाएगी कि क्या क्या आपसे सीज किया जा रहा है, और वो आपसे, जिसे पंचनामा भी कहते हैं, वो साइन करवाएंगे और आपसे इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस हैं वो भी साइन करेंगे। पूरा प्रोसेस नोटेड है सर, फिजिकल उसमें कैसे सर्च सीज होता है, सीजर कैसे करते हैं। तो वहां पर पूरे प्रोसेस में ये भी लिखा हुआ है सर, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो ये सबको पता है या नहीं पता। दे हैव टू ऑफर देमसेल्फ Identity. फॉर सर्च। इसका क्या मतलब है सर, कोई बता सकता है? Yeah. सर whenever a search teams come to your premise, उनको पहले आपको अपने आप को ऑफर करना होता है सर्च के लिए। आप चाहें तो फिजिकली उनको पहले पूरा सर्च कर सकते हैं। कहीं उनके पास ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट तो नहीं है, पता लगे आपकी सर्च करते हुए उन्होंने वो पेपर रख दिया वहां पर। हम जैसा मूवीज में देखते हैं कि वो इम्प्लांट कर दिया और आपको फंसा दिया गया। So you have to be firstly confident that whether they have offered themselves for search or not. You can search them first and then allow them to search your premises. This is clearly mentioned in the procedure of search. ये आपको जीएसटी एक्ट में लिखा नहीं दिखेगा कहीं पर भी। नेक्स्ट सुनिए, सेक्शन 67 सबसेक्शन 6 क्लियरली बोलता है जो आपके गुड्स को पकड़ा गया है उनको आप प्रोविजनली छुड़वा सकते हो। उनको आप प्रोविजनली छुड़वा सकते हो, प्रोविजनल रिलीज करा सकते हो गुड्स को। आपने कहा नहीं यार मेरा तो सामान जाना था, मेरी मार्केट रेपुटेशन खराब हो जाएगी, गेट द गुड्स प्रोविजनली रिलीज्ड। यू कैन गेट इट रिलीज्ड बाय एन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड। और यहां पर साथ में आपको एक सिक्योरिटी भी फर्निश करनी होगी। आप अपने गुड्स छुड़वाओ और यहां पर आप क्लियरली उनको ले जा सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आपने ये जो गुड्स हैं प्रोविजनली छुड़वाए तो एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 27/2018 डेटेड, नोट कर लेंगे डेट, 13 जून 2018। इसने क्लियरली बोला था, ये लिस्ट बताता है पेरिशेबल गुड्स या ऐसे गुड्स जो अगर सीज कर लिए गए हैं तो वो ऑफिसर बेच सकता है ऑन द स्पॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ये क्लियरली लिस्ट डाउन करता है ऐसी चीजें जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, उन सबको वो जो सीज करेंगे वो उसको पेरिशेबल मानते हुए जल्दी से जल्दी बेच देंगे बिकॉज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट गुड्स आर वेरी लेस। और उसी नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है लास्ट एंट्री के अंदर कि अगर आपने कोई चीज प्रोविजनली छुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दी है और आपने उन गुड्स को नहीं उठाया 1 महीने तक तो भी वो डिस्पोज कर दिए जाएंगे, तो भी वो डिस्पोज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन मेरे लिए आता है सेक्शन 67 सबसेक्शन 7। ये क्लियरली बोलता है कि अगर आपके गुड्स, मैंने आपसे पहले भी बोला था, जो बुक्स सीज की गई हैं वो 1 महीने के अंदर उनको वापस करनी पड़ती है। अगर नहीं करनी तो उनको एक
रिसिप्ट देकर ये बताना होगा कि ये मेरे लिए अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स है एंड दीज आर रीजन टू बिलीव दैट दीज आर इंपॉर्टेंट एंड दे हैव टू बी मेंटेन्ड फॉर द होल इन्वेस्टिगेशन। तो उनको वो लिख के देना है, अदरवाइज 1 महीने में वो वापस करनी पड़ती हैं। जो गुड्स हैं, अगर वो गुड्स जो हैं अगर 6 मंथ्स तक नहीं होता कुछ तो वो 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स रिटर्न करने पड़ते हैं, यानी कि 6 मंथ्स और उसके बाद कमिश्नर 6 महीने और एक्सटेंड करके, अदर देन दैट वो गुड्स आपको वापस कर देगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 मंथ्स ऑफ द प्रोसीडिंग रखेगा, या अगर उसके पास कमिश्नर की परमिशन है तो मैक्सिमम और वो 6 मंथ्स उन गुड्स को रख सकता है। इज इट क्लियर सर? यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर सर? यस सर, यस और नो बोलिए सर। यस सर, यस। ठीक है, तो 6712 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये नोट कर लेंगे। इसमें एक एनॉमली भी है, जो एनॉमली मैं आपको बताऊंगा। सर अगर आपके यहाँ पे सर्च की गई है, अगर आपके यहाँ पे सर्च की गई है, जब आपके यहाँ पे सर्च की है तो ऑफिसर मे कॉज डमी ट्रांजैक्शंस, वो डमी ट्रांजैक्शंस भी करके देख सकता है। मतलब वो चाहे तो कोई चीज देख सकता है कि यार ये परचेज करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड देन ही कैन रिटर्न इट। परचेज एंड फ्रॉम या टू द बिजनेस, आप सेल करके भी देख सकता है, वो परचेज करके भी देख सकता है। क्या क्या कर सकता है, ध्यान से सुनिए। वो कर सकता है गुड्स या सर्विस बोथ, गुड्स या सर्विस बोथ। क्या करने के लिए कर सकता है ये? टू चेक दी issuance of tax invoice और bill of supply, और बिल ऑफ सप्लाई। यहां पर क्या लिखा है, आपने परचेज या सेल करके तो देख ली, लेकिन अब आप ध्यान से सुनिए, जो उसने आपसे परचेज किया एज एन ऑफिसर, उसने आपसे जो परचेज किया वो डमी ट्रांजैक्शन थी। ये पॉइंट कैच है यहाँ पे, ये एनॉमली है लॉ में। वो उन गुड्स को आपको रिटर्न करेगा और आपको उसको पेमेंट भी वापस करनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ चीज लिखी हुई है ओनली इन केस ऑफ गुड्स, ओनली इन केस ऑफ गुड्स। ये चीज सर्विस में नहीं लिखी हुई सर, प्लीज नोट करेंगे। द रिटर्न प्रोविजन इज नॉट गिवन फॉर सर्विस, ये सर्विस के लिए नहीं दिया हुआ रिटर्न का प्रोविजन। यानी कि सर्विस के केस में अगर उसने आपसे सर्विस परचेज करी डमी, तो वो सर्विस तो रिटर्न नहीं हो सकती, ऑब्वियस सी बात है। उस केस में कॉस्ट जो है डमी ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट विल हैव टू बियर। आप प्लीज नोट कर लीजिए, गुड्स के केस में तो रिटर्न का प्रोविजन है, लेकिन सर्विस के केस में रिटर्न का प्रोविजन कहीं पर भी नहीं दिया गया है। इज इट क्लियर सर? यहां तक इज इट वेरी क्लियर? यस, आगे देखिए। मैं सर एक समरी फॉर्म में चार्ट लिखवा रहा हूँ, एक समरी फॉर्म में एक चार्ट लिखवा रहा हूँ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल सर इन केस यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल सीजर प्रोविजन। सर सीजर दो चीजों का हो सकता है, गुड्स या बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स। ठीक है, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स या थिंग्स हो सकता है। गुड्स जो हैं, ध्यान से सुनिए। अब सर मैं ये पूरा एक समरी फॉर्म लिखवा रहा हूँ, ये कहीं लॉ में नहीं लिखा है सर। यहाँ तो गुड्स जो होंगे वो प्रोड्यूस्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, एक होगा। और सर ये जो गुड्स हैं ये लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है। एक तो खुद प्रोड्यूस्ड बाय और एक होगा ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर। बुक्स डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए अगर आपसे, एक है सर प्रोड्यूस्ड बाय टैक्सेबल पर्सन, एक है सीक्रेटेड एंड ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर ऑफिस। ये छुपा के रखे हुए थे और ऑफिसर ने ऑब्टेन करे। When I talk about the first thing, goods which are produced by the
पर्सन हिमसेल्फ जो सीज किए जाएंगे इसके ऊपर लॉ साइलेंट है सर। मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है, बट यस दे कैन बी प्रोविजनरी रिलीज्ड, बोथ कैन बी प्रोविजनरी रिलीज्ड, प्रोविजनल रिलीज हो सकता है, और मैक्सिमम 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स के नोटिस की बात करी गई है। 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स के बाद उनको वापस करने होते हैं। ठीक है, अगर हम बुक्स, थिंग्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यहां पर क्या लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय टैक्सेबल पर्सन which has an intention to evade tax or attempt to evade tax. इस केस में वो सेक्शन 67(11) लगाकर, सेक्शन 67(11) लगाकर टिल दी फर्दर पूरी प्रोसीडिंग्स तक इसको अपने पास सीज करके रख सकता है, और अगर वो गुड्स का कोई रोल नहीं है अदर देन अटेम्प्ट, यहां पर कोई अटेम्प्ट नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो इन दैट केस सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ये 11 लिखा था मैंने, ये 3 लिखा है, इसको 30 डेज के अंदर इसको वापस करना होगा। पूरा रखने के लिए उसमें इवेजन ऑफ टैक्स और अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, रीजन टू बिलीव उसको जस्टिफाई करने होंगे दोनों केसेस में। और अगर इसमें कोई भी इवेजन ऑफ टैक्स या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ही हैज टू रिटर्न इट विद इन 30 डेज। This is the whole process of search and seizure. This is the whole process of inspection, search and seizure. अब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आता हूं। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए सर पहले। सर स्लाइड्स विजिबल होंगी आपके पास? यस सर। यस ठीक है, मैंने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया सर? मैंने कहा सर सेक्शन 67(1) के हिसाब से इंस्पेक्शन की जा सकती है। ठीक है, ये इंस्पेक्शन के लिए हमने रीजंस पढ़ लिए थे सर सारे, कि या तो उसने कोई गुड्स के रिलेटेड, कोई स्टॉक से रिलेटेड ज्यादा एक्सेस क्लेम किया हो, या उसने कोई कॉन्ट्रवेंशन किया हो टू इवेड द टैक्स। यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर कौन है? प्रॉपर ऑफिसर यहाँ पर जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर, इसको बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर रीजन टू बिलीव होना इंपॉर्टेंट है दोनों क्लॉजेस में। ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर भी इंस्पेक्शन की जा सकती है, अगर हमने क्या बोला था, विच इज लाइकली टू कॉज द इवेजन ऑफ टैक्स, उसने ऐसे कोई स्टॉक रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, यहाँ पर उसके पास गुड्स पहुंच गए हैं, यानी कि आपका इन ट्रांजिट गुड्स को नहीं पकड़ा गया है, पहुंचने के बाद गुड्स को पकड़ा गया है। व्हेन आई टॉक अबाउट सर्च के केस में उसने लिखा है आपका क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर या तो सीक्रेटेड होना जरूरी है और गुड्स का लायबल टू कॉन्फिस्केशन होना जरूरी है, तब जाके आपकी कॉन्फिस्केशन लायबल दिखती है, एक्चुअल नहीं होती, बट आपकी सर्च एंड सीजर लॉन्च किया जा सकता है। इन केस सीजर इज नॉट पॉसिबल, तो वहां पर वो उसको क्या दे देते हैं, प्रोहिबिशन ऑर्डर, कि आप उसको नहीं बेच सकते। इज इट क्लियर? यस सर। सर 67(3) हमने पढ़ लिया कि अगर आपका कोई नोटिस नहीं आता तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर ये क्या वापस करना है, सीज गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स। आपको अगर उसका कोई रिलेशन नहीं है या अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। ऑफिसर के पास पावर है सील ब्रेक ओपन करने का, एलमीरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन करने का। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया सर। फोटोकॉपीज लेने का ऑप्शन होता है, एक्सेप्ट वेयर मेकिंग सच कॉपीज इन द ओपिनियन ऑफ ऑफिसर इज jeopardizing the investigation, या आपकी prejudice है to the investigations। चलिए नेक्स्ट 67(11) में मैंने क्या पढ़ा कि अगर ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव that any officer has evaded, or sorry, any person has evaded or is attempting to evade, he may seize the documents, accounts, registered document produced before him and shall grant him a receipt as long as it is necessary। ठीक है सर, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला रीजन टू बिलीव,
सर सबसे पहली बात क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रीजंस टू बिलीव? रीजंस टू बिलीव इज नॉट मेयरली, देखिए सर बहुत सारे केस लॉ लिखे हुए हैं इसके अंदर, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देयर आर मेनी केस लॉज व्हिच हैज क्लियरली सेड, मैं आपसे पूछता हूं क्या रीजन टू बिलीव, आपके पास एक सर्च लगी, ऑफिसर सर्च वारंट आपके पास लेके आया और सर्च कमेंस कर दी, मुझे बताइए सर क्या आपको लगता है कि आप उससे रीजन टू बिलीव मांग सकते हो? पहले मुझे बताओ जी रीजन टू बिलीव क्या है। कैन यू आस्क हिम व्हाट इज रीजन टू बिलीव एंड देन अलाउ हिम टू कमेंस द सर्च? यस और नो? Yes. कैन ही आस्क यू हैव एंटाइटल्ड राइट? Yes, sir. और अगर वो आपको रीजन टू बिलीव ना दे तो आप उसको सर्च नहीं करने दोगे? सर्च सर मैंने, हाँ जी, सर्च वारंट में सर सर्च वारंट में सर रीजन टू बिलीव लिखा होना कंपलसरी नहीं है। सर नोट कर लेंगे, you cannot stop him to make a search if he has a valid search warrant. The only thing is, यहाँ पर देख लीजिए, जब आप उससे मांग सकते हैं रीजन टू बिलीव when he starts assessment, when he starts adjudication, when he starts a show cause notice under 73 और 74, तब आप उससे रीजन टू बिलीव मांग सकते हैं और आप क्लियरली कह सकते हैं कि अगर रीजन टू बिलीव निकलता नहीं है, इट इज जस्ट मेयरली अ रीजन टू सस्पेक्ट, सर द होल प्रोसीडिंग ऑफ सर्च विल गो इनटू वेन, इट विल बी होल फ्रूटाइल वेस्ट, यहाँ पर ये पूरी आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट आस्क, यस आफ्टर दैट यू कैन आस्क इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं सर, इट शुड नॉट बी अ डाउट, इट शुड नॉट बी अ रीजन ऑफ सस्पिशन, इट शुड नॉट बी अ सस्पेक्ट, but yes, reason to believe has to be firm. It cannot be based on a rumor or a gossip. Everywhere it is mentioned in the case law, sir. जब हम reason to believe की बात करते हैं सर, there has to be a ground which is prima facie justifies the said reasonable belief. ऐसा नहीं है कि सर उसका reason to suspect होकर वो आगे बढ़ सकता है। Many case laws about reason to believe, सर आप देख पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कोर्ट इंटरवीन कर सकता है रीजन टू बिलीव के अंदर? Sir, court cannot go into the rationale behind reason to believe. Yes, sir, it cannot. देखिए सर हर ऑफिसर का अपना ओपिनियन हो सकता है। Court cannot substitute its own opinion for the officer carrying out inspection. Clearly mentioned in the case of Balwant Singh versus R.D. Sharma. यहाँ पर इतने clearly बोला, if the grounds on which reason to believe is found are non-existent or are irrelevant, and no such reasonable person can come to that belief, कोई भी reasonable person is, the exercise of power would be bad and court then can interfere. It is also open to the court to examine whether the reason of belief have a rational connection or a relevant bearing to the formation of the belief. आगे क्या लिखा है सर नेक्स्ट केस लॉ में? देखिए, court cannot look into the aptness or sufficiency of the grounds upon which satisfaction is based. Satisfaction is subjective. It is a belief is bona fide and cogently supported, court will not interfere. Can you understand, sir? अब यहाँ पे रीजन टू बिलीव के अंदर कोर्ट तभी करेगा जब कोई अनरीजनेबल ग्राउंड दिखेगा, अदर देन दैट इफ इट इज वेरी रीजनेबल कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है सर, प्लेस ऑफ बिजनेस हमने पढ़ा कि जहां पर बुक्स भी मेंटेन हो जाए वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाता है। ओके सर, आप ध्यान से देखिए एन एग्जामिनेशन, ध्यान से देखिए, अगर हम सर्च की बात करें, यहाँ पर क्लियरली सीक्रेटेड वर्ड लिखा था, जहां पर गुड्स को छुपाया जाए, तो सीक्रेटेड की बात करूं अगर मैं, तो केस देखें ध्यान से, ये क्लियरली बोलता है सीक्रेटेड मींस डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर kept not in normal and usual places with the view to conceal them. It may be even documents which are likely to be secreted. It includes which a person is likely to keep out of the normal way or put in a place where officer of law cannot find it.
आर यू अंडरस्टैंडिंग सर? सीक्रेटेड शब्द भी हमें केस लॉ से ही डिफाइन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो जीएसटी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। Sir, it is clearly said in Gyanchand, this is a very important case law in case of search and seizure when we talk about, because it talks about secreted. It cannot be said that the documents have not been secreted within the meaning of section 105 of Customs Act unless they are hidden or concealed. In the context of this section, the word means documents which are not kept in the normal or usual place, or even may the documents which are likely to be secreted, which a person is likely to keep out of the way where the officer cannot find it. Are you getting my point? जरूरी नहीं है कि ऑफिसर कहे कि ये गुड्स, ये बुक्स सीक्रेटेड लग रही थी तो मैंने उठा ली। सर सीक्रेटेड जस्टिफाई करना पड़ेगा एक नॉर्मल रीजनेबल ग्राउंड पे कि क्या ये सीक्रेटेड असली में छुपाई गई भी थी या नहीं। इन दैट केस ओनली दैट सीक्रेटेड डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 67(2) कैन बी सीज्ड। नेक्स्ट, in secreted in case of Golden Cotton Industries, केस क्या बोलता है? In facts of the present case, the goods in respect of which the impugned order of the prohibition is passed are goods which are accounted for in the books and are not secreted anywhere, and hence the order of prohibition is contrary to the provisions of the act. ये जीएसटी एक्ट की बात की गई है, ध्यान से सुनिए। गुड्स थोड़ा ना छुपाए गए हैं। goods which are accounted in the books of accounts are not secreted anywhere and hence इसमें ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन, ये नहीं कि आप इसको बेच नहीं सकते, INS 3 में ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे हमने पढ़ा कि कहां पर अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो तो ऑर्डर ऑफ प्रोहिबिशन दिया जाता है कि आप इसको बेच नहीं सकते। यू कैन नॉट रिमूव एनी पार्ट एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन। दिस इज इन अंडर INS 03। Many case laws have suggested practical का meaning क्या होता है? It is meaning when the nature of found in search which is reasonably believed to be undisclosed and does not allow the circumstances to permit to immediate seizure of the same। यानी कि जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल कबर्ड जो फिक्स्ड है, उसका जरूरी नहीं है कि आप उसको छुड़वा सके, निकाल सके एकदम से, तो इसलिए उसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हमने आपको बोला था सर कि क्या जो सीज की कर दी गई हैं उनको ऑटोमेटिकली बेच दिया जाएगा। नोटिफिकेशन लिखवाई थी मैंने 27, उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कौन सी चीजों को ऑन द स्पॉट बेचा जा सकता है और कौन सी को नहीं। तो उस लिस्ट में पूरी, जैसे मैंने मिल्क प्रोडक्ट्स की बात की थी, दीज आर पेरिशेबल, हैजार्डियस हो सकता है या जिसके कोई रेलिवेंट कंसिडरेशन है जिसको बेचना जरूरी है। प्रॉपर ऑफिसर विल सीज ऑफ ओनली आफ्टर इट सीजर, उसको एक इन्वेंट्री बना के देनी है उसने क्या क्या किया इन INS 05, क्या क्या सीज किया। यहां पर हमने आपसे बात की थी सर सर्च के केस में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है सर। सर्च के केस में आपको कौन से CRPC के प्रावधान लगते हैं, सेक्शंस लगते हैं? सेक्शन 93, 165 एंड सेक्शन 100। इट सेज सर्च वारंट होना चाहिए। ऑब्वियसली सर्च वारंट में क्या क्या हो सकता है वो सब लिखा है। सेक्शन 100 की बात करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये कहता है टू रिस्पेक्टेबल विटनेसेस आर ऑब्लिगेटरी, these has to be independent and prejudiced and uninterested in the search। ये पूरा केस लॉ में मेंशन्ड है और साफ साफ लिखा हुआ है सर कि ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स सीज्ड इन अ रिकवरी मेमो and where it was found that to deliver to the occupant after the signature of an officer and the witnesses, otherwise ध्यान से सुनिए, the accused may be entitled to be the benefit of doubt। ये भी केस लॉ में क्लियरली मेंशन्ड है। इज इट क्लियर सर? यहां पर इट इज टिपिकली मेंशन्ड कि उसका प्रॉपर इन्वेंट्री मेमो उसको शेयर करना है और साइन भी कराना है। ध्यान से सुनिए, जब सर्च चल रही होती है, पर्सन इन चार्ज और residing in such premises shall allow the inspector free of ingress and afford all reasonable facilities to search. He is about to search a place which has been reasonably suspected of concealing what his personal or search should have made. Before making the search, the officer or the other person about it made shall call upon 2 more independent and respectable witnesses. All things have to be in the memo, and occupant of the place search on his behalf in every instance shall be permitted to attend the search।
ऐसा नहीं किया जा सकता कि आपको सर्च के केस में बाहर निकाल दिया जाए और कहा जाए जी हम आपकी सर्च कर रहे हैं और हम कर लेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सर्च के केस पे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या बच्चों को स्कूल जाने देना अलाउ होता है इन केस ऑफ सर्च? यस और नो? बताइए सर अनम्यूट करके, क्या बच्चों को स्कूल जाने देना अलाउड होता है? Yes. 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 Sir, they can be allowed after thorough inspection of their school bags. Yes. After thorough inspection of their school bags, they can be permitted. Can be permitted बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि compulsory है. They can be permitted to go to the school. There should be a lady officer accompanying the search team to the residence. That is also very compulsory. ठीक है, आपका सर्च होगा तो लेडी ऑफिसर का होना जरूरी है इन केस यू वांट्स टू सर्च दी लेडी यहां पर आपके रेजिडेंट पे। सर स्टेटमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ये क्लियरली बोलते हैं कि अगर स्टेटमेंट जबरदस्ती लिखवाई गई हो तो उस केस में इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड इन लॉ। हाउएवर यहाँ पर सब ये जो एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इट हैज क्लियरली सेड, ऐसा नहीं है कि सर्च के केस में आप बोल सकें कि सर्च हो रही है तो मेरे लॉयर का होना कंपलसरी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। सर्च प्रोसीडिंग्स में ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ, इन केस ऑफ सर्च अगर आपकी सर्च चलने आ जाती है, आप क्या कह सकते हैं कि मेरा डिपार्टमेंटल ऑडिट चल रहा है, मेरा एक डिपार्टमेंटल ऑडिट चल रहा है या स्पेशल ऑडिट चल रहा है जीएसटी का, तो आप मेरी सर्च नहीं कर सकते? यस और नो? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? No. नो, आप ऐसा नहीं कह सकते। दे आर बोथ इंडिपेंडेंट। हो सकता है डिपार्टमेंट सर्च भी करे और डिपार्टमेंटल ऑडिट भी करे, साइमल्टेनियसली करे। ठीक है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सर्च के टाइम पे दे कैन आस्क यू एनी कैश, पीडीसी? यस और नो? क्या वो Yes. आपसे पोस्ट डेटेड चेक ले जा सकते हैं उस समय? Yes, sir. सर क्लियरली केस लॉस भी यही कहते हैं, अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन के बिना उनसे पीडीसी दे दिए हैं, दे शैल बी परमिटेड। हाउएवर अगर आपने अपनी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती दिए हैं, देन आपको वो पीडीसी और वो सारे इनवेरिएबली अनएक्सेप्टेड हो जाएंगे और उस सर्च के केस में वो माने नहीं जाएंगे। सर एक ये इंस्ट्रक्शन लेटर नंबर लिख लेंगे, वैसे स्लाइड में है, ये मैं शेयर भी करूंगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, एक्शन अंडर दिस सेक्शन इज टू बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिजॉर्ट और इन केस वेयर इट एसएससीज आर नॉट कोऑपरेटिंग। जब आपको समन देने होते हैं ना टॉप ऑफिसर्स को, तो आप जैसे सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, चेयरमैन, इनको तभी दे सकते हो जब आपको लगे कि ये कोऑपरेट ना कर रहे हो। Preferably, it should not be going to be harassing to the top management or forcing them to pay the demands which are disputing by them. Is it clear? यहाँ पर आपको इनको देने के लिए proper reason होने जरूरी है। This screen shows the proper matrix. मैं आज आपके सामने फिर से पूछना चाहता हूँ, ये मैट्रिक्स है, ये कहता है अगर 10 लाख तक की लिमिट है तो सुपरिटेंडेंट 73-74 का नोटिस दे सकता है। मैं आपसे पूछता हूं सर आज कि अगर 10 लाख की लिमिट है तो क्या उससे ऊपर वाला इशू कर सकता है? डीसी या एसी इशू कर सकता है 10 लाख तक के लिए? हाँ वो तो कर ही सकेगा। सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऊपर वाला अप्लाई कर सकता है? Yes. कैसा है? कर सकता है सर। इन माय हम्बल ओपिनियन this can be challenged. Sir, it has to be proper application of mind. Sir, in my humble opinion, if a DC raises a case of superintendent, it may be disallowed also. Sir. It is not his application of mind, it is the application of superintendent mind. Sir, it has to be properly followed. This has to be properly followed, sir. Sir, मैंने आपसे बोला था क्या कैश सीज हो सकता है? ये केस लॉ में क्लियरली क्या लिखा है? In this regard, it may be noted to attach the property of the product in the interest of the revenue. In the opinion of this court, when an officer functioning under GST Act acts as a high-handed and arbitrary manner in excess of authority vested in him,
shall be viewed very seriously. This court therefore inclined to award exemplary cost in the petitioners. Clearly क्या लिखा है कि अगर वो करता है तो सर इन्वेंट्री बनाए, नहीं कर रहा तो ये सर समझिए बात को, इट कैन बी डिस्प्यूटेड एज अ थिंग्स, क्या ये थिंग्स है या नहीं और इसका कोई रिलेशन है या नहीं इस पूरी प्रोसीडिंग से। अगर नहीं है और ये पता लगा सर उसने अपनी पावर से ज्यादा एक्ट किया है तो इसकी कॉस्ट उसको बियर करनी पड़ सकती है। सर इट इज काइंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। सर आप कहोगे बैंक अकाउंट, एफडी के पेपर वो सब ले जाए, सर ऐसा नहीं पॉसिबल है। इन दैट केस अगर वो लेके जा रहा है तो प्रॉपरली एक तो साइन कराए और सर ही हैज शुड हैव अ रीजन व्हाई इज ही अटैचिंग इट टू दैट प्रॉपर्टी, बिकॉज इट इज एन एसेट सर। इज इट क्लियर सर? वो कैश क्यों अटैच कर रहा है उसको बताना पड़ेगा सर, ठीक है। नेक्स्ट, क्या अमाउंट कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्च, मैंने आपसे पूछा था पीडीसी या कैश ले जा सकता है वो, तो इट इज वेरी क्लियरली गिवन इन एनी चेक गिवन ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स इज एडमिसिबल व्हिच वाज नॉट ऑब्जेक्टिव बाय द एप्लीकेंट। अगर ऑब्जेक्ट कर दिया गया है इट शैल बी इनवैलिड। नेक्स्ट, सर्च वारंट के कंटेंट्स क्या हो सकते हैं? इट शेड वायलेशन, कौन सी प्रेमाइस सर्च करनी है, कौन आ रहा है विद फुल डेजिग्नेशन, डेट एंड प्लेस, सीरियल नंबर, पीरियड ऑफ वैलिडिटी कितने दिन तक। बट यहाँ पर रीजंस टू बिलीव के बारे में कुछ नहीं लिखा है, रीजन टू बिलीव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। इज इट क्लियर? यहाँ पर बहुत सारे केस लॉज नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर्ड हैं जहाँ पे मटेरियल उठा लिया जाता है इन केस ऑफ इलीगल सर्च। It is all said, it was held that no constitutional impediment in way of using the evidence obtained through illegal search and common law permits the user of such evidence which obtains certain exceptions. Therefore, such evidence need not be excluded from the consideration of the assessment. ऐसा हो सकता है कि वो ले जाए और वो उसको एविडेंस की तरह एक्ट कर सके। Many case laws are in favor of the revenue in this case. Next, whether and assessee is entitled to a copy of reasons for recorded of issue? No sir, वही मैंने बोला था, जब आपकी commencement of assessment होगी after search, that requisite material will have to be disclosed to the assessee at that point of time, not before that, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पावर टू सील हमने ये सब पढ़ लिया सर। क्या फोटोकॉपी ले सकते हैं? यस ले सकते हैं। अगर टेस्ट परचेज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बट इस केस में मैंने बताया था आपको कि सर्विसेज के केस में रिटर्न का कोई प्रावधान लॉ में नहीं लिखा गया। नेक्स्ट, मैं अभी गुड्स इन ट्रांजिट वाला अभी लास्ट में कवर करूंगा सर। नेक्स्ट इज अबाउट समन। सर किसी को आज तक समन आया है जीएसटी के केस में? समन हैज टू बी डेल्ट वेरी सीरियसली। इट इज टॉक्ड अबाउट इन सेक्शन 70। सर यहाँ पर क्लियरली लिखा है सुप्रिटेंडेंट कैन इशू अ समन, सुप्रिटेंडेंट समन इशू कर सकता है। और प्रावधान 193 और प्रोविजन 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्लियरली कहता है कि अगर आपने समन्स का आंसर नहीं किया या आपने कोई फॉल्स एविडेंस दिया या स्टेटमेंट दी तो विच में एक्सटेंड टू 7 years विद फाइन। समन ऐसे इशू किया जाएगा जैसे सिविल कोड सीपीसी प्रोसीजर के तहत किया जा सकता है। It can be issued to any person to produce evidence or to give any document or any other thing. बट मैंने आपको फिर पीछे पढ़ाया था एक इंस्ट्रक्शन के बारे में जिसने बोला था कि समन टॉप ऑफिसर्स को देने से पहले सोचना चाहिए कि इशू करना है या नहीं करना, ठीक है। इज इट क्लियर? यस ठीक है। नेक्स्ट सर, एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसिस हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी बिजनेस प्रेमाइसिस को एक्सेस कर सकता है, ऑब्वियसली बात है। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जेसी पर्सन आपके ऑफिसर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय हिम कैन बी गिवन एन एक्सेस टू दी प्रेमाइसिस। अगर कोई स्पेशल ऑडिट चल रहा है, दिस इज अ जेनरिक सेक्शन ऑफ टॉकिंग अबाउट किस किस को एक्सेस वो दे सकता है, ठीक है। यहां पर मेरे लिए क्लियर एक टिपिकल बात ये थी, ऑफिसर्स हु कैन असिस्ट द जॉइंट कमिश्नर इन सेक्शन 72। मैंने आपसे बोला था पुलिस ऑफिसर असिस्ट कर सकते हैं, रेलवे ऑफिसर्स असिस्ट कर सकते हैं, कस्टम ऑफिसर कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है, विलेज ऑफिसर कर सकता है, स्टेट ऑफिसर कर सकता है। दीज ऑल कैन असिस्ट द जॉइंट कमिश्नर इन केस ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्च।
सर अब अगर आपका इंस्पेक्शन सर्च सीजर पे कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लीजिए, बिकॉज देन आई विल लैंड अप टू द अरेस्ट प्रोविजंस अंडर जीएसटी। क्या अगर आपका कोई यहाँ तक कोई डाउट है इंस्पेक्शन सर्च सीजर पे तो जल्दी से पूछ लीजिए। मुझे बताइए अभी तक आपको थकान तो नहीं हुई लिख लिख के? नो बोरिंग तो नहीं चल रहा सर? नो सर। नो सर। तो सर चलिए, कोई इंस्पेक्शन सर्च सीजर पे कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। क्वेश्चन दो सर्कमस्टेंसेस में नहीं होते हैं जी, या तो सब समझ आ जाए या कुछ भी समझ ना आए। सर इन पहला बोथ द वाला सर्कमस्टेंसेस क्वेश्चन। पहला चलो वाला मानते हैं, डीम लेते हैं पहला वाला, तो आगे बढ़ते हैं सर अरेस्ट प्रोविजंस पे। अरेस्ट प्रोविजंस पे आते हैं। अरेस्ट कब होता है, क्या होता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ कॉग्निजिबल ऑफेंस? कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है सर? What do you mean by a cognizable offense and a non-cognizable offense? cognizable offense मतलब police can arrest a person without arrest warrant. Serious Yes. crimes, maybe you can say serious crimes. बिल्कुल। Cognizable offense is a offense which officer or a police officer may under any law arrest without warrant. It is a serious offense. It is a very immediate serious offense where a police officer can arrest you without arrest warrant. सर हमेशा याद रखेंगे, जब भी कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है अरेस्ट तो कर लिया जाता है विदाउट अरेस्ट वारंट, लेकिन 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के विद इन आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है विद अ चार्ज शीट दैट व्हाई यू वर अरेस्टेड, एंड 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करता है कि क्या इसको जुडिशियल कस्टडी में भेजना है या नहीं भेजना। मैं अभी सर्कमस्टेंसेस बताऊंगा कौन सा आपका कॉग्निजिबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है जीएसटी के अंदर। बट पहले आप समझ लीजिए नॉन कॉग्निजिबल का मतलब क्या होता है। टू अरेस्ट यहाँ पर अलाउड नहीं होता नॉन कॉग्निजिबल। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है? जहां पर बेल अलाउ हो जाती है, और नॉन बेलेबल में आपको मोस्टली क्या होता है, कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल होते हैं और नॉन कॉग्निजिबल बेलेबल होते हैं। नोट कर लेंगे ये पॉइंट सर, मोस्टली ये कॉम्बिनेशन चलता है कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं सर केसेस के ऊपर कि क्या अरेस्ट के प्रावधान हैं जीएसटी के अंदर। सर कमिश्नर ऑथराइज करेगा आपको अरेस्ट करने के लिए वेयर ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस आर कमिटेड अंडर सेक्शन 132। ध्यान से नोट कर लेंगे सर, एक सेक्शन है 123 और एक सेक्शन है 132। 123 सेक्शन बात करता है पेनल्टी की, 132 बात करता है जहां पर अरेस्ट होता है। यहाँ पर 21 ऑफेंसेस की बात की गई है, यहाँ पर 12 ऑफेंसेस उल्टा इसकी बात की गई है। सर जब मैं बात करता हूं 12 ऑफेंसेस ऐसे, यानी कि आपने इनवॉइस इशू नहीं किया विद एन इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, हायर अमाउंट टू गेट द एक्सेसिव आईटीसी, अवेल्ड एक्सेस आईटीसी बाय इशूइंग द फेक इनवॉइस, टैक्स कलेक्ट कर लिया 3 महीने तक जमा नहीं किया। और अगर आपका ऑफेंस, ध्यान से सुनिए, मोर देन 5 करोड़ है तो आपकी 5 इयर्स विद फाइन है। इट इज अ कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आपने 3 करोड़ से 5 करोड़ तक का किया तो 3 इयर्स विद फाइन एंड इट इज अ नॉन कॉग्निजिबल एंड अ बेलेबल ऑफेंस। अगर आपने ये ऑफेंसेस फिर से करे दोबारा तो फिर ये लिमिट नहीं देखी जाएगी, फिर सीधा 5 साल नॉन कॉग्निजिबल और बेलेबल मानते हुए आपको कर लिया जाएगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, जब मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा था आपसे, डिटेल में अगर हम बात करें तो अगर 3 स्लैब्स हैं सर, 5 करोड़ से ज्यादा, 2 से 5 करोड़, 1 से 2 करोड़ और अप टू 1 करोड़, सर 6 मंथ्स तक की मिनिमम जेल लिखी हुई है, वैसे कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है इस कंडीशन में। यहाँ पर मैंने आपसे बोला
आपके पास जे क्लॉज तक कंडीशन लिखी हुई है कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हो जहां पर आपको जेल हो। एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ। लेट्स से better example would be evades tax, fraudulently avails input tax credit, or obtains fraudulent refund also. In that case, सर फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका जब ये नॉन कॉग्निजिबल और बेलेबल हो जाएगा या कॉग्निजिबल नॉन बेलेबल हो जाएगा। सर यहां पर हमारे लिए जो घूम फिर के बात आती है वो आती है अरेस्ट के प्रावधानों में क्या क्या आपके साथ होता है। Whenever you are arrested in case of non-cognizable and bailable offense, non-cognizable bailable offense के केस में you are forwarded to the custody of magistrate for the purpose of releasing. AC has the same power as the officer in charge of the police station. सर एक कोई मुझे बता सकता है डिफॉल्ट बेल क्या होती है? डिफॉल्ट बेल क्या होती है? किसी ने आज तक देखा हो डिफॉल्ट बेल के बारे में? सर डिफॉल्ट बेल क्या होती है, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी गाइड अबाउट डिफॉल्ट बेल? क्योंकि सर ये जानना बहुत जरूरी है। जीएसटी में जब अरेस्ट होता है, मोस्टली आजकल कोर्ट्स का व्यू क्या है? दे आर नॉट गिविंग एनी बेल टू द एनी एक्यूज्ड यहाँ पर। तो डिफॉल्ट बेल क्या होती होगी? सर अगर आप 60 डेज अंडर अरेस्ट होते हैं तो आप डिफॉल्ट बेल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये चीज लिखी हुई है सर डिफॉल्ट बेल में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जीएसटी में देखते हैं आजकल कोर्ट तो अलाउ नहीं करता, बट वो डिफॉल्ट बेल में जाकर फिर बेल मिलती है, उससे पहले बेल ही नहीं मिलती है। इन केस अगर आपका कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस था, उस केस में 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। सर सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आपसे एफआईआर करानी जरूरी होती है इन केस अगर अरेस्ट करना होता है? नो सर, मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पर एफआईआर कराने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए शुरू की जानी कंपलसरी चीज होती है। यहाँ पर एफआईआर करानी कंपलसरी नहीं होती इन केस ऑफ अरेस्ट। क्या आप देखिए यहाँ पर आपकी प्रोविजनल अटैचमेंट कर दूं अरेस्ट करते करते? नहीं सर, यहाँ पर क्लियरली लिखा है जब नेसेसरी है। और वैसे भी अभी रिसेंटली बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने बहुत सारी जजमेंट्स लगाई हैं सर, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि अरेस्ट या आपको लग रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दिस शुड बी जुडिशियली अप्लाइड। यहाँ पर इसको ध्यान से करना चाहिए, लिबरली अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर क्लियरली देखिए केस लॉ ये वाला भी अटैच किया था, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है पावर शुड नॉट बी एक्सरसाइज एज अ whims and caprices for an officer or for the sake of recovery or terrorizing the businessman or create an atmosphere. It is clearly said that it has to be applied wherever it is necessary. इसको ऐसा नहीं कि कहीं भी आप अरेस्ट करते जा रहे हैं, it is not compulsory, it is only where arrest has to be done. अब आप एक बात देखिए, जब आपको लगता है कि आपका अरेस्ट प्रोविजन हो रहे होते हैं तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंपाउंडिंग ऑल्सो, कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन होने वाली अरेस्ट की चीजें चल रही हैं तो आप कंपाउंड भी करा सकते हैं अपने ऑफेंस को। कंपाउंडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अ पर्सन कंपाउंड कौन कर कराता है और कितना देना होता है? कंपाउंडिंग का कमिश्नर को पावर अलाउ की है। मिनिमम कितना देना है? 10,000 और 50% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, और मैक्सिमम 30,000 और 150% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। जैसे ही आप कंपाउंडिंग अमाउंट पे कर देंगे, नो फर्दर प्रोसीडिंग्स कंपाउंडिंग की इनिशिएट होंगी आपसे, और आपकी पूरी एक्यूज्ड आपकी ड्रॉप हो जाएंगी प्रोसीडिंग्स, और अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो इट शैल अबेट। एक चीज नोट कर लेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उसको अवेलेबल होता है जिसने आज तक कंपाउंडिंग का कभी बेनिफिट ना लिया। इट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन हु हैव ऑलरेडी बीन अलाउड टू कंपाउंड एन ऑफेंस। अगर आपने पहले कंपाउंडिंग करा ली है तो आप फिर से कंपाउंडिंग नहीं करा सकते, एक बार ही लाइफ में अलाउ होती है आपको। इज इट क्लियर सर? यहां तक क्लियर है? ये मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं सर ट्रांजिट के अंदर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रांजिट में, ट्रांजिट के केसेस को जल्दी से एक बार समझ लेंगे। अगर आपके गुड्स रास्ते में पकड़े जाते हैं,
रास्ते में पकड़े जाते हैं, मूवमेंट इन ट्रांजिट है, इन दैट केस सेक्शन 68 कम्स इनटू पिक्चर टू बी रेड विद रूल 138. रूल 138 आपका साथ में लग जाता है. इट क्लियरली सेज जहां पर आपका माल रास्ते में जा रहा है वहां पर अगर आपकी कोई भी ट्रांसैक्शन की गई, गुड्स को रोका गया, इंस्पेक्ट किया गया, तो सेक्शन 68 पिक्चर में आएगा. लेकिन अगर गुड्स रीच हो चुके हैं तो फिर याद है आपको लायबल टू कॉन्फिस्केशन, सेक्शन 130 टू बी रेड विद सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 सर्च का केस हो जाता है. वहां पर वो उस तरीके से चलना पड़ेगा. हाउएवर अगर आपका रास्ते में माल है तो सेक्शन 68 में इंस्पेक्ट किया जा सकता है. अगर आपके रास्ते में पकड़ा जाता है माल और आप नहीं उसमें प्रोविजंस को, प्रावधानों को अप्लाई नहीं कर रहे होते प्रॉपर्ली, मैं इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा आपके साथ. इन दैट केस लेट से आपने टैक्स इनवॉइस में कुछ लिखा गुड्स के बारे में और निकले कुछ और, या एसएससी एचएसएन गलत किया या रेट ऑफ टैक्स में मैनिपुलेशंस करी, इट इज लायबल टू डिटेंशन. डिटेंशन के बाद सेक्शन 129 की पेनल्टी लगती है. 129 के साथ 130 आ जाता है पिक्चर में. अगर आपने नहीं चुकाया तो ये डिटेन करके कॉन्फिस्केट कर लिए जाएंगे और बेच दिए जाएंगे. अभी अभी रिसेंटली जो बजट आया, बजट के अंदर इस साल उन्होंने एक प्रावधान इंट्रोड्यूस किया कि जो गुड्स पकड़े जाएंगे उन गुड्स को अगर आपने नहीं छुड़वाया तो वो बेच भी दिए जाएंगे. साथ ही साथ ये भी लिखा है कि गुड्स को बेचने के साथ साथ कन्वेंस को भी बेचा जा सकता है. जो ट्रक पकड़ा जाएगा, जिस गाड़ी को पकड़ा जाएगा, उसको भी बेच सकते हैं वो. तो इन दैट केस वो प्रावधान भी लग गया. आज तक इसकी पेनल्टी को हम समझने की कोशिश करते रहे, कभी कभी कंफ्यूजन होती है. सर इसमें गुड्स को छुड़वाने के केस में 100% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगती है. 100% ऑफ द टैक्स की पेनल्टी लगती है. एक तरह से क्या होता है, 100% टैक्स देते हैं, उसमें 100% पेनल्टी देते हैं. लेकिन हमें लगता था कि यार ये क्या टैक्स का हमें बेनिफिट मिल जाएगा. तो इसको क्रॉस करते हुए इस बार बजट के अंदर दे हैव क्लियर्ड इट नाउ. इट इज टॉकिंग अबाउट 200% ऑफ टैक्स एज पेनल्टी. सर ये जो कंफ्यूजन है इसको एंड करने के लिए अब उन्होंने बोला गुड्स को छुड़वाने के लिए आपको 200% पेनल्टी देनी होगी और अगर आप नहीं छुड़वा पाए तो वो बेच देंगे. साथ ही साथ एक चीज और नोट कर लेंगे, बॉन्ड और सिक्योरिटी का ऑप्शन बंद कर दिया है. उन्होंने बोला अब आप बॉन्ड और सिक्योरिटी पे गुड्स नहीं छुड़वा पाएंगे. इन केस आपको इस डिटेंशन, सीजर और ट्रांजिट वाले की अपील करनी है तो फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए ही आपको 25% ऑफ टैक्स प्री डिपॉजिट देना होगा. So they have mentioned pre-deposit of 25% in case of detention in the transit. Is it clear, sir? यहाँ पर Sir, is it penalty मतलब tax plus 200% penalty? Yes, sir. क्या होता है ध्यान से सुनिए. आपके गुड्स पकड़े गए. Yes. जब गुड्स पकड़े गए तो अब आपको लगा कि यार इसको छुड़वाना है. If you want to get it released, अब आपको 200% जो उस पर टैक्स लगता है ना, वो पेनल्टी दे दो और छुड़वा दो बस. टैक्स उसी समय जमा नहीं करना. वो तो जब आप जीएसटीआर 1 और 3 भी कर रहे होगे फाइल तो वहां तो 100% टैक्स जाएगा ही. एक तरह से आपको आज भी 300% ही जेब से गया. आपके पहले भी 300% ही जा रहा था. प्रॉब्लम क्या थी, लोगों को ये समझ नहीं आता सर ये 100% टैक्स प्लस 100% पेनल्टी बोलता था सेक्शन 129 में. फिर साथ में जब आप 3B और 1 फाइल करते थे तो भी ये पे करना पड़ता था. क्यों? क्योंकि ये DRC 03 से पे कराता था. Yes. अल्टीमेटली तो आज पहले भी 300% ही जा रहा था एक तरह से, आज भी 300% ही जा रहा है. समझे सर? मेरे हिसाब से इट इज अ बेटर क्लैरिटी नाउ कि आपसे 200% पेनल्टी मांगी है. सबसे खतरनाक प्रावधान ये है कि आपके गुड्स और ट्रक दोनों को बेच दिया जाएगा. और आपको एक और चीज बता दूं, वो ट्रक छुड़वाने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो ट्रक वाले को, ट्रांसपोर्टर को ट्रक छुड़वाना है. सो दिस इज व्हाट इज अमेंडेड इन दी टोटल हार्मोनी ऑफ डिटेंशन, सर्च एंड सीजर. Sir, with this, my presentation and topics are completed. I will share this slide with all of you. And अब हम सर क्वेरी सेशन लॉन्च कर सकते हैं. एंड बिफोर एक्चुअली ये सारा सर FAQ भी लगाए हैं सर कि क्या क्या आपसे सर्च में मांगा जा सकता है, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग द, क्या क्या मतलब किसको इंडिपेंडेंटली होना चाहिए, क्या क्या सारी सर FAQs में सब कुछ मेंशन किया गया. क्या सेफगार्ड्स हैं आपके पास as a person, what is distinction in search and seizure. सर क्या आपके precautions लेने हैं during arrest. इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉडी पे कोई मार्क्स हैं या कोई वुंड्स हैं, बहुत सारे पहले ही आइडेंटिफाई करके बताने होते हैं. तो
सारी चीजें सर मेंशन करी गई हैं. What are the responsibilities of the person who is summoned? Everything. Guidelines क्या है summon issue करने की? What are the precautions to be observed while issuing the summons? What are the person or class who are required to assist CGST officers? ये सब सर इसमें mentioned है. With this, sir, my session is completed. If in case you have any queries, you can still contact me at my contact number, which is on the screen. I will share the slides with you. Now we can head towards the query session. I still have 9 minutes in my hand for the queries, I believe. Yes, sir. I believe Members may मेरे को raise नहीं their लगता कि queries. हाँ, सर मुझे नहीं लगता कि बोर हुए ना हो, बस मेरा ये चैलेंज है नहीं सर, कि No, sir. No sir, everybody was listening to you properly और सब, वरना क्या होता सर कि अभी हमारे को पता चल जाता कितने मेंबर कम हो रहे थे, तो वैसे एक भी मेंबर कम नहीं हुआ है, मतलब कोई बोर नहीं हुआ है सर. चलिए. तो आई बिलीव ये टॉपिक सर थोड़ा सा ट्रिकी भी है और साथ साथ Tricky है, नया sir. भी है हम सबके लिए. सर ट्रिकी टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग कर दिया. तो चलिए, आई बिलीव ये अब सबने लिख लिया होगा, क्योंकि मेरे को सब कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि सेशन के बाद ना ऐसा हो जाता है कि आपने ना लिखवा दिया सब कुछ, जैसे स्कूल की याद आ गई. या हम सीए की फाइनल की पढ़ाई कर रहे थे. तो चलिए क्वेरीज ले लेते हैं सर. और मेरे हिसाब से सब पेपर उठा के दिखा भी रहे हैं सर, कितना सारा लिख लिया है, तो हाथ दर्द ना कर रहे हो आप. जी सर. Member can ask their queries, please. मेंबर्स, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो. आई विल आस्क टू सर. मैंने कहा Any सर क्वेरी questions? दो ही तरीके से क्वेरी नहीं होती सर. आई बिलीव वो फर्स्ट वाला हो गया, हमें सब समझ आ गया हो. और सर इट वाज थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, तो वहाँ पे क्या क्वेरी थोड़ी कम आती है सर. सर एक्चुअली क्या है कि प्रैक्टिकली इतना एक्सपीरियंस नहीं किया इसको, और इट वाज द फर्स्ट टाइम हम इतना इन डेप्थ गए इसमें बिकॉज ऑफ यू. सो हाँ, क्वेरी जनरेट होना कैसा है कि प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो हो सकता है, और इतना इन डेप्थ कभी गए नहीं, इसलिए इतने क्वेश्चंस कभी रेज ही नहीं हुए. चलिए सर, बिल्कुल. I request Yatin bhai to propose a vote of thanks. Yatin bhai, please. Thank you, Amit. It's a really pleasure to thank Mr. Navya ji. And Navya ji, ये देखिए, आपने बोला था आपको दिखाई रहे सब, मैं भी दिखा देता हूँ. लेकिन क्या है, हमको आपने वो एक्चुअल सर्च एटमॉस्फेयर में बिठा दिया. हम सबको ऐसा लग रहा था कि सर्च ऑफिसर आके हमको सवाल कर रहा है. So we are many of the member must be afraid to ask something कि वो कुछ गलत ना पूछ ले. तो काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, लेकिन फिर भी आपने इतनी अच्छी तरह से सबको समझाया. रियली ग्रेटफुल एंड वेरी नाइसली एलोबरेटेड ग्राफिकली एज वेल एज with PPT, with the help of PPT. Very nice session, sir. And thank you very much on behalf of Navsari branch and every member who has listened. Thank you. Sujesh bhai, you want to add something? Sujesh bhai? Unmute, Sujesh bhai. Hello. Yes, Sujesh bhai. No, voice is not coming. Sujesh bhai, your voice is not coming. નથી આવતો સુજેશ. Okay, then conclude the meeting. Well, Yeah. So thank you once again, sir. Thank you very much. We would like to conclude the meeting. I thank you all the members. We'll meet tomorrow for another session. Thank you. thank you, sir. Thank you, sir.